हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, उसके बाद हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे करता है और कौन सा प्रोसेस इसके अंदर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर बना कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन एक्चुअली हमारे पास इट इज एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक मैंने ये बताया, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज यूज्ड टू फाइंड मैसेज ऑफ isotopes of element and their relative abundance। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है एक्चुअली ये एक एनालिटिकल तकनीक है, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। किसके एनालिसिस के लिए? किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड करने के लिए, और इसके अलावा उनकी रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करने के लिए, कौन सा आइसोटोप किस मिकदार में पाया जाता है उसको फाइंड करने के लिए जो हम तकनीक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नाम देते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसकी डेफिनेशन से आइडिया होता है कि हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से हम तीन चीज़ें मालूम कर सकते हैं। कौन कौन सी हमारे पास? सबसे पहले मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेज को इस तकनीक से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, हम आइसोटोप्स की तादाद भी इस तकनीक के जरिए फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये तीन वो चीज़ें हैं जो हम इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब देखें, ये एक तकनीक है, इस तकनीक में जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उस इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर, हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। हाँ जी, मैस स्पेक्ट्रोमीटर an instrument which is used to find or determine exact masses of isotopes and their relative abundance is called mass spectrometer। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने पहले पढ़ी थी वो एक तकनीक है, वो एक मेथड है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या मालूम करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स के मैसेज फाइंड कर सकते हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं मैंने बताया। एक हमारे पास नाम है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरे का नाम है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, एम एस का मतलब है, एम मीन मैस, स्पेक्ट्रोमीटर।
अब देखिए ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर कौन सा है, ये सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था और इसकी खासियत ये है, ये किसी भी सब्सटेंस का जो सब्सटेंस गैसेस स्टेट में हो, यानी जो आइसोटोप गैसेस स्टेट में है, उनके मैसेज को ही फाइंड कर सकता है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस को ही फाइंड कर सकता है, बाकी को फाइंड नहीं कर सकता। यानी इट इज़ यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स विच आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट, यानी ऐसे सब्सटेंस के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको जो गैसेस स्टेट में होता है। सबसे पहले इसको जिसने रिकग्नाइज किया था वो साइंसदान था ऑस्टन, और उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर हो गया। और यानी ये सब्सटेंस को यूज किस में करता है जी, गैसियस स्टेट, ऐसे सब्सटेंस के एनालिसिस करता है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और ये किस बेस पे करता है, इट एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज, ये मैसेज की बेस पे करता है। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी, नेक्स्ट, डेम्पस्टर मैक्स स्पेक्ट्रोमीटर को सबसे पहले डिजाइन किया था डेम्पस्टर ने, डेम्पस्टर्स डिजाइन इट, और उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एनालाइज अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, यानी ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उन सब्सटेंस की एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन एलिमेंट्स की हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनके आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस और मैसेज को फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। क्या बताया मैंने बताया कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ही पुराना मेथड है और यही बहुत ही पुराना मैस स्पेक्ट्रोमीटर है और इसको सबसे पहले डिज़ाइन किया था ऑस्टन ने और उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और ये चीज़ों को या सब्सटेंस को कब एनालाइज करता है, जब वो गैस स्टेट में पाए जाए। और किस बेस पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। उसके बाद जो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर है और आजकल हम इसी को ही यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले डिज़ाइन किया था डेम्पस्टर ने और उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और ये किस बेस के ऊपर वर्क करता है, हमारे पास ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ एम और ई वैल्यू। समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास ये सब्सटेंस किस स्टेट में एनालाइज करता है, सॉलिड स्टेट में। ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनके एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये हम पढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, देखें जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस सबसे पहले इसको वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइज्ड, हम इसको वेपर बनाते हैं। वेपर करने के बाद, वेपोराइज करने के बाद इसको आयोनाइज किया जाता है। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सबसे पहले जो सब्सटेंस होता है उसको वेपोराइज करते हैं, उसके बाद आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करने के बाद हम इसको एक्सेलरेटर से पास करते हैं। एक्सेलरेटर से, एक्सेलरेटर क्या करता है, एक्सेलरेट कराता है, उनको मूव कराता है। जो आयन बन गए यहाँ आयोनाइज कराने के बाद हमारे पास उनके आयन बनते हैं, उन आयोनाइज को ये एक्सेलरेट कराता है और एक्सेलरेट करने के बाद ये हमारे पास फॉल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, या जिसे हम एनालाइजर कहते हैं। एनालाइजर के बाद हमारे पास आयन को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम और ई वैल्यू। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है या हमारे पास एनालाइजर है, इसमें हमारे पास आयन्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम और ई वैल्यू। हर आयन की एम और ई वैल्यू जो होती है, मास टू चार्ज रेशियो जो है वो डिफरेंट होती है और वो सेपरेट करते हैं और सेपरेट के बाद इसको फॉल किया जाता है डिटेक्टर के ऊपर। और डिटेक्टर के बाद हमारे पास ये जो पीक्स बनती है वो रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्ड की जाती हैं और रिजल्ट शो किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया। अब इसको, ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्लियर हो जाएगा कि ये वर्क किस तरह होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह बना होता है। अब देखें मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
हमारे पास यहाँ से एक ओपनिंग होती है, इसको हम नाम देते हैं इनलेट, सैंपल इनलेट, यानी जिसकी एनालिसिस करनी है हमने, वो इसके ज़रिए हम इसको दाखिल करते हैं इस जगह से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। और इसके बाद यहाँ इसके नीचे रखी होती है पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे होती है जो सैंपल यहाँ पे आता है उसकी होती है आयोनाइजेशन। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई किया जाता है, या इसे हम नाम देते हैं नेगेटिव ग्रेड, या इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेटर। ये सारे नाम इसी को दिया जाता है। ये एक्सेलरेटर लगे होते हैं इस तरह, गाज नुमा होता है इस तरह, और इसमें हमारे पास होता यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंडिकेट करते हैं ई से। कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है? 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटर लगे होते हैं, मोनोक्रोमेटर। इसमें से जो ओपनिंग होती है, एक में हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है और एक में हमारे पास वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग हैं। अगर इसमें आप वर्टिकल रखेंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। दोनों समझ आ गई? मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या होता है? यहाँ से जो आइन जा रहे होते हैं वो मुख्तलिफ बीम से जा रहे होते हैं, यानी डिफरेंट बीम्स होती हैं, डिफरेंट लाइट्स की रेज होती हैं, लेकिन हमारे पास ये इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगा होता है एनालाइजर, या इसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, इसकी स्ट्रेंथ को हम इंडिकेट करते हैं एच से। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो इन तमाम को कलेक्ट करता है, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास होता है जी आइन कलेक्टर, और आइन कलेक्टर के साथ मॉडर्न में हमारे पास आज का लगे होते हैं रिकॉर्डर। ये रिकॉर्डर के साथ जुड़े होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? दैट्स देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सैंपल की वर्किंग ये कैसे करता है। जब हम सैंपल इसके अंदर इनलेट करते हैं, सैंपल इसके अंदर डालते हैं, तो किस तरह ये वर्क करता है। अब इसकी थोड़ा वर्किंग के ऊपर हम गौर करते हैं। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो सैंपल होता है वो हम लोग वेपोराइज कराते हैं, वेपोराइज करके हम इसको इनलेट करते हैं। वेपोराइजेशन का अमल इसके अंदर नहीं होता। अब जब हमारे पास सैंपल यहाँ से इनलेट करते हैं, जैसे सैंपल यहाँ आता है, अब उसके जो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट कराते हैं टंगस्टन फिलामेंट से, क्योंकि हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन के अंदर, हमने कहा था आइन फॉर्मेशन में, जो आइन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था आइन जब हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर आइन की बम्बारमेंट करो तब भी वो आइन में तब्दील हो जाता है। मैंने ये बताया था, जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करो तब भी वो आइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए नीचे से पॉजिटिव प्लेट लगी होती है जो इनको अट्रैक्ट करती है। और अब यहाँ से देखें, इलेक्ट्रॉन इन एटमों के ऊपर या इन आइसोटोप्स के ऊपर बम्बार होंगे, और जिसकी वजह से ये जो आइसोटोप्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव आइंस में, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इन पॉजिटिव आइन से वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है? ताकि इसके अंदर से प्रेशर को रिड्यूस किया जाए 10⁻⁻⁵ टू 10⁻⁷ टार तक। क्यों किया जाता है? ताकि ये जो हमारे पास आइंस हैं इनकी कोलाइजन को स्टॉप किया सके, रोका जा सके। अब हमारे पास देखिए, यहाँ से जो बनते हैं आइन बनते हैं पॉजिटिव आइन, और वो अट्रैक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ग्रिड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव ग्रिड पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इन पॉजिटिव आइन को एक्सेलरेट कराता है, मूव कराता है, और तमाम को इक्वल एनर्जी देता है। तमाम आइंस को, जितने भी हमारे पास यहाँ आइसोटोप्स थे, हर आइसोटोप्स कन्वर्ट हो गया आइन में, और वही आइन एक्सेलरेट करते हैं और वो यहाँ मोनोक्रोमेटर से पास होते हैं। मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद वो आखिरकार कहाँ फॉल करते हैं? एनालाइजर के ऊपर। अब एनालाइजर क्या काम करता है? एनालाइजर ये करता है, हमारे पास देखें, यहाँ से ये लाइट जा रही है, हमारे पास ये एक रे की फॉर्म में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिव आयन एक रे की फॉर्म में जा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट बीम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से सैंपल लिया जो वेपर स्टेट में था, और सैंपल को यहाँ पे लेने के बाद हमने यहाँ पे उसकी कराई आयनाइजेशन। कैसे आयनाइजेशन कराई? हमने यहाँ से क्या बम्बारमेंट की? इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की। इलेक्ट्रॉन की जब बम्बारमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन के बम्बारमेंट से हमारे पास ये पॉजिटिव आयन बन गए, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अट्रैक्ट कर दिया गया। फिर हमने वैक्यूम पंप के जरिए, यहाँ वैक्यूम पंप लगा होता है, इसके जरिए हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, और फिर इसके आगे एक्सेलरेटर लगा हुआ है, जो पॉजिटिव आयन बने हैं उनको एक्सेलरेट कराया गया, मूव कराया गया। वो इन मोनोक्रोमेटर से पास होते हुए कहाँ फॉल होते हैं? एनालाइजर के ऊपर। एनालाइजर को हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन ये है, ये जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स के आयन्स यहाँ आए हैं, वो उनको सेपरेट करता है ऑन दी बेसिस ऑफ एम और ई वैल्यू। क्योंकि हर आयन की एम और ई वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए सारे आयन सिंगल बीम की बजाय वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखें, ये 3 बीम्स में कन्वर्ट हो गए, और यही जो बीम्स हैं ये फॉल करती है हमारे पास आयन कलेक्टर के ऊपर। अब ये जो आयन कलेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे होता क्या है? होता यह है, हमारे पास यहाँ करंट पैदा होता है, और इस करंट को हमारे पास डिटेक्ट किया जाता है, और डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद रिकॉर्डर होते हैं, और रिकॉर्डर रिजल्ट शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ग्राफ में होता क्या है हमारे पास? यहाँ पे ये होता है हमारे पास, यहाँ होता है उनका एटॉमिक मास, और यहाँ पे हम इंडिकेट करते होते हैं रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, और यहाँ पीक्स आती हैं डिफरेंट। क्लियर हो गया? दैट्स कॉल्ड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, देखते हैं हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं नियॉन की। नियॉन, अब देखिए मैं यहाँ से इंटर करता हूँ नियॉन, नियॉन आइसोटोप्स। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, 20, नियॉन 21, नियॉन 22, इनके मास हैं। अब हम इसको इनलेट करते हैं। जैसे इनलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नियॉन जब आते हैं, नियॉन के आइसोटोप्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनवायरनमेंट होती है, और नियॉन के आइसोटोप्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से आयन में? पॉजिटिव आयन में। अब पॉजिटिव आयन को कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, ये इसको एक्सेलरेट कराता है। एक्सेलरेट कराने के बाद ये कहाँ से पास होते हैं जी? ये पास होते हैं मोनोक्रोमेटर से। मोनोक्रोमेटर का मतलब होता है यहाँ से बहुत सारी लाइट्स की, यानी ये जो आइसोटोप्स हैं मुख्तलिफ रेज की फॉर्म में जा रहे होते हैं। अब ये सिंगल रे बन गए हैं। अब ये कहाँ पे फॉल करते हैं? हमारे पास एनालाइजर के ऊपर। एनालाइजर एम और ई वैल्यू की बेस के ऊपर नियॉन के आइसोटोप्स के जो आइसोटोप जो एनिक स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको सेपरेट करता है, और ये आखिरकार कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? आयन कलेक्टर पे, और इनका रिजल्ट शो होता है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब इनका रिजल्ट कैसे पीक में शो होता है, जरा इस पे गौर करें। ये देखें हमारे पास इसकी 3 पीक्स बनती हैं। यहाँ रिलेटिव अबंडेंस है, ये सबसे पहली पीक बनती है 90.92% पे, और दूसरी पीक बनती है हमारे पास 0.257% पे, और तीसरी पीक बनती है 8.82% पे, और इसका जो मैच होता है हमारे पास 20, 21, 22। दैट्स का रिलेटिव अबंडेंस। समझ आ गई? रिलेटिव अबंडेंस ये दी गई है हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास? मैस नंबर। मैस नंबर हम वाई एक्सिस मैस नंबर लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैस नंबर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं इनकी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस कह सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? और ये हमारे पास कहलाता है नियॉन का सैंपल। अब देखें, यही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं स्टैंडर्ड के लिए, कार्बन 12 के लिए। ये सेम एक्सपेरिमेंट है, ये हम कार्बन 12 के लिए रिपीट करते हैं, और कार्बन 12 से ये बाकी जो नियॉन है या जितने भी सैंपल रन करते हैं कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद ये ग्राफ बनाते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।